ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर का, राइट। और अब तक क्या पढ़ा उसको एक बार क्विक रिपीट करते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जो सॉल्यूशन तैयार होता है तो किन किन चीजों में चेंज ऑब्जर्व किया गया, राइट। ऑब्जर्व किया गया कि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात किया। सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है, हम लोगों ने बात किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, हमने बात किया। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ये भी हमने बात किया। हम अब तक बात कर चुके हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के वेपर सॉल्वेंट की तुलना में कम बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट की तुलना में फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ये चार चीज़ों के बारे में हमने बात किया। फिर हम इसके कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स के ऊपर आए और मैथमेटिकल रिजल्ट्स से ये डराइव हुआ P नोटे माइनस पी ए इक्वल टू P नोटे माइनस पी ए अपॉन P नोटे इज इक्वल टू एक्स बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी एंड पाई इज इक्वल टू सी आर, राइट। It is represented as relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. And all four terms are named as colligative property. इन सभी टर्म्स को नाम दिया गया colligative property. ये सारी टर्म colligative property कहलाई। और colligative property को डिफाइन किया गया था कि the property of solution which depends upon number of moles of solute या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती, उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा। तो पहली चीज आप एक दिमाग में क्लियर कीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये भी ज्यादा होगा। यानी सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला। और कंक्लूजन ये निकला, जब आप इस मैथमेटिकल रिजल्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करोगे कि आखिर क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए गए। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। केस 1, 180 ग्राम ग्लूकोज को 900 ग्राम वाटर में ऐड किया और एक सॉल्यूशन तैयार किया। एंड केस 2, 342 ग्राम शुगर दैट इज C12H22O11 उसको 900 ग्राम वाटर में ऐड किया गया और सॉल्यूशन तैयार किया गया, राइट। सो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। चलिए किसी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं केस 1 के लिए। सो डेल्टा टीपी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी WB इंटू 1000 अपॉन
MB इंटू WA। वैल्यू पुट कीजिए, KB कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन मिलेगा, WB सॉल्यूट का गिवन मास दैट इज 180 ग्राम, राइट। सो यहां आप अगर सॉल्यूट क्या लिखा है तो आप सॉल्यूट इधर लिख लीजिए। सो इट इज सॉल्यूट B आई मेंशन हियर एंड इट इज सॉल्वेंट A। द पॉइंट इज क्लियर। सो WB B का गिवन मास दैट इज 180 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB the molar mass solute that is again 180 into WA 900. So your result is KB into 1000 upon 900. This is your result. यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केस 1 में ये ऑब्जर्व किया गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज केस 2। अगेन डेल्टा TB, again the same formula KB WB 1000 upon MB into WA। इस बार फिर से वैल्यू KB और WB, फिर से सॉल्यूट B का गिवन मास 342, अगेन 1000 MB, अगेन C12H22 O11 342। The point is clear? Okay, 342 and again 900. So this cancel out. So it is KB into 1000 upon 900. So you are very surprised that कि 900 ग्राम वाटर में अगर 180 ग्राम ग्लूकोज डालोगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही एलिवेट करेगा। यस, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही आएगा। और अगर 900 ग्राम वाटर में आप उससे लगभग दुगना शुगर डालोगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही एलिवेशन होगा। क्वाइट सरप्राइज। लेकिन डेफिनेशन पे जाइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि वो ग्लूकोज डाला गया या शुगर डाला गया। अभी तक का कहानी यही है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आखिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब यहां नंबर ऑफ मोल 1 है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहां भी नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल 1 है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप कहोगे सर जस्टिफाइड हो गया है कि सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो सेम ही हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया। पहला पॉइंट क्लियर है आपके दिमाग में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छे से समझने के लिए हमने ये दो एग्जांपल लिया कि 900 ग्राम वाटर, इसका मतलब ये समझ लीजिए 900 ग्राम वाटर की जरूरत नहीं है। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लीजिए, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डालिए और सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज डालिए, सुक्रोज शुगर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम ही ऑब्जर्व किया जाएगा। अब सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज लेने के लिए ग्लूकोज का अमाउंट अलग लेना पड़ेगा और सुक्रोज का अमाउंट अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो सेम तब आएंगे जब इनका अमाउंट अलग अलग होगा। जैसे मैंने सेम नंबर ऑफ मोल 1 लिया, अगर मान लो मैं 180 की बजाय 360 ग्राम ले लेता तो इसका 2 मोल हो जाता, और इसे मैं मान लीजिए 684 ग्राम ले लेता तो इसका भी नंबर ऑफ मोल 2 हो जाता, तो फिर से रिजल्ट वही सेम आना था। तो पहला पॉइंट आप सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब समझ क्या रहे हैं और पॉइंट क्या चल रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में इनिशियल आइडिया पहले भी क्लियर था, थोड़ा और डिटेल में जाने की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, अब थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हमारा कोई भी एक रिलेशन लेके चले हम, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WB, राइट। और अभी हमने क्या किया था, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ले लिया, राइट। और उसमें हमने डिफरेंट क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट लिया और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इस तरीके से ऐड किया कि नंबर ऑफ मोल सेम हो जाए, और दो अलग अलग सॉल्यूशंस को लेकर हमने डिस्कशन किया। अब हमारा एक टॉपिक इससे आगे की बात आती है, वो समझिए। यहां से एक बात क्लियरली ऑब्जर्व है कि अगर आप फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हो, कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हो,
राइट, और वो सॉल्यूट का अमाउंट कितना भी हो सकता है वो आपका मर्जी है। तो क्या ऑब्जर्वेशन नोट किया जाएगा कि केबी फिक्स है उस सॉल्वेंट के लिए, डब्ल्यू आपने फिक्स कर दिया, तो 1000 ऑलरेडी एक फिक्स क्वांटिटी है, तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर चल रहा है पूरा का पूरा, WP/MB। और अगर मान लीजिए आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी फिक्स कर देते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स कर देते हो, इसका मतलब क्या निकला। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स करना है 180 ग्राम ग्लूकोज एंड 180 ग्राम सुक्रोज एंड बोथ आर एडेड, और दोनों को ऐड कर दिया, किस में ऐड कर दिया दोनों को भाई, 900 ग्राम वाटर में। अनदर एस्पेक्ट, राइट, सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB, 180 इंटू, राइट, 1000 अपॉन MB, अगेन 180 और इंटू WA 900 ग्राम फॉर दिस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 180 इंटू 1000 अपॉन दैट इज 342 इंटू 900। तो सारा का सारा खेल तो कांस्टेंट हो गया है, सिर्फ किसको छोड़कर, मोलर मास को छोड़कर। तो आप ये कह सकते हो कि मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहां मोलर मास 180 है और यहां मोलर मास 342 है। सेम क्वांटिटी को 180 से डिवाइड करना है और उसी क्वांटिटी को 342 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां का वैल्यू कम आएगा क्योंकि लार्जर नंबर से डिवाइड कर रहे हो। अब ये वैल्यू पूरा कम आएगा तो ये भी कम होगा। इसका मतलब जहां मोलर मास ज्यादा वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम। इसका सीधा सा ऑब्जर्वेशन है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली वेरी कर रहा है किसके ऊपर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। दैट इज इनवर्सली वेरी कर रहा है किसके ऊपर, सॉल्यूट के मोलर मास। लेकिन ध्यान रखना सेम क्वांटिटी के सॉल्वेंट में सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स ऐड किए गए हैं, तब ये जाकर रिजल्ट निकल के, अगर वो आप चेंज कर दोगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें वेरिएबल हो जाएंगी। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहला पॉइंट क्लियर है। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर मोलर मास चेंज हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, मोलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज होगी। पॉइंट क्लियर। अब चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया बेंजोइक एसिड और इसको हमने ऐड किया एक सॉल्वेंट बेंजीन के अंदर ऐड किया, राइट। तो बेंजोइक एसिड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिमाग में बिठा लीजिए, इंफॉर्मेटिव भी है। ये अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे आयन से, Rc नेगेटिव, H पॉजिटिव, जो H3O पॉजिटिव लिख देते हो आप लोग। और अगर आप इसको बेंजीन में डालोगे, C6 बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर, तो ये एसोसिएट हो जाएंगे। मान लीजिए इसने डाइमर बना दिया, 2 यूनिट एक साथ कंबाइन हो गई है, 2 यूनिट एक साथ कंबाइन हो गई है। दिमाग में बिठाइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है और बेंजीन सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएट करता है। अब एसोसिएट करता है तो जब आप किसी भी क्वेश्चन पर जा रहे थे और आप कह रहे थे डेल्टा केबी केबी डब्ल्यूबी 1000 MB और WA, तो सीधा सा मामला ये हुआ कि अगर आप कोई क्वेश्चन लेके चले और वो क्वेश्चन था आपका ग्लूकोज C6H12O6 जो ना डिसोसिएट कर रहा था और ना एसोसिएट करता। ध्यान से समझ लीजिए, यहीं से टॉपिक शुरू हो रहा है। ना एसोसिएट कर रहा था, ना डिसोसिएट कर रहा था, तो आप लोग इसकी जगह इसका मास 180 पुट कर दोगे और इसका मास 180 पुट कर दोगे, ये सब वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, आपके पास डेल्टा TB आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये 180 ग्राम ही तक कोई दिक्कत नहीं, आपने 180 ग्राम
और आपने क्या ऐड कर दिया भाई, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड ऐड कर दिया, C6H5COOH। We will discussed in organic chemistry about benzoic acid. ओके, बेंजोइक एसिड ऐड कर दिया, राइट। अब बात आती है बेंजोइक एसिड का एक फिक्स मोलर मास है, राइट, एंड दैट इज hopefully the point is clear. 7 carbon, 84, 6 hydrogen, 6 and 2 oxygen, that is 32. So it is 122. So you will put the value of molar mass 122 and you will found or observe the elevation in boiling point. But अगर क्वेश्चन में बात आ गया कि ये एसोसिएट कर रहा है, एक पार्टिकल नहीं है, जहां भी बेंजोइक एसिड है वहां 2 पार्टिकल मौजूद है, तो प्रश्न आ रहा भाई 2 पार्टिकल मौजूद है तो फिर ये बात 144 की बजाय 244 हो जाएगा। समझिए ध्यान से, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड 122 नहीं लिख रहा, 244 लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं ना, क्लियर है, गलत लिख रहा हूं, राइट। और सबको पता है कि बेंजोइक एसिड का मोलर मास तो 122 है, लेकिन लिख क्या दिया 244। क्यों लिखा ये पता होना चाहिए कि एसोसिएट कर रहा है, 2 यूनिट एक साथ है, लेकिन फिर भी आप कहोगे सर एसोसिएट कर रहा है तो भी ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, क्योंकि वो C6H5COOH है। इसका मतलब कि इसका नॉर्मल मोलर मास जो है वो 122 था, तो ये जो 244 है ये नॉर्मल नहीं है, इसे मैं क्या कहूंगा, एबनॉर्मल मोलर मास कहूंगा। आखिर कई बार मोलर मास भी नॉर्मल नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल ना हो, राइट। कब एबनॉर्मल हो जाएगा, जब पार्टिकल एसोसिएट करेगा, जब पार्टिकल डिसोसिएट करेगा। इसका मतलब सबको पता है भाई कि ग्लूकोज जो है वो ना एसोसिएट करता है ना डिसोसिएट करता है, उसका मोलर मास हमेशा नॉर्मल रहेगा। लेकिन बेंजोइक एसिड के बारे में बात किया कि बेंजोइक एसिड वाटर में डालते ही डिसोसिएट होगा, तो उस समय जो मोलर मास होगा वो उसका मोलर मास नॉर्मल मोलर मास नहीं होगा, वो क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास होगा। जब आप उसको बेंजीन में डालोगे तो वो एसोसिएट करेगा, तब भी उसका मोलर मास नॉर्मल नहीं होगा, क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। अब उससे फर्क क्या पड़ा, जब ये 122 रखोगे तो ये कुछ और आएगा, और जब नॉर्मल रखा है तो इसका मतलब आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी नॉर्मल है, राइट। लेकिन जैसे आप एक एबनॉर्मल वैल्यू पुट करते हो तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आती है, एबनॉर्मल आती है, राइट। और थोड़ा समझते हैं ये एबनॉर्मल पॉइंट क्या है, और टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, राइट। और अभी हमने बात किया कि अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो मोलर मास एबनॉर्मल होगा, और अगर एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो फिर मोलर मास नॉर्मल होगा, क्लियर। तो हम कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि मोलर मास ये तो क्लियर हो गया, 2 केस में एबनॉर्मल होगा, अगर पार्टिकल डिसोसिएट करेगा तो, और अगर पार्टिकल एसोसिएट करेगा तो। दैट इज योर पॉइंट, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एन बड़ा पार्टिकल है, वो लार्ज नंबर में छोटे छोटे ए पार्टिकल एन नंबर में, यानी एक पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल में टूट गया है। और एसोसिएट की बात करो तो आप लिख लीजिए, ये पार्टिकल जुड़ के आपका एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है भाई कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन के केस में इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर है, इंक्रीज हो रहे हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिपेंड ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है।
तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली वेरी करती है किसके साथ? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। तो इसका मतलब कि मोलर मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी आपका मोलर मास जितना होता है उससे कम ऑब्जर्व होगा हमेशा। क्लियर हो गया? अब आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप वाटर में ग्लूकोज ऐड करते हो C6H12O6, राइट, और ग्लूकोज ऐड करते हो तो ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन, तो मोलर मास नॉर्मल ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन अगर आपने वाटर के अंदर NaCl ऐड कर दिया, वाटर में NaCl ऐड कर दिया, तो NaCl तो वाटर में डिसोसिएट होता है भाई, तो फिर जो मोलर मास होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। वो मोलर मास जब आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑब्जर्वेशन पे जाओगे, तो आप लोगों को मोलर मास तो सबको पता है भाई, 23 और 35.5 दैट इज 58.5 आना चाहिए, लेकिन वो 58.5 से कम आएगा। तो इसका मतलब जो मोलर मास यहाँ पर आया है उसे हम क्या कहेंगे? वो नॉर्मल नहीं है, वो क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास है। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में फिक्स है, राइट? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला, फिक्स है, 20 ग्राम डाला तो 20 ही ग्राम डाला, 20 ग्राम NaCl डाला, राइट? ठीक है, NaCl का अपना मोलर मास है। आप लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में पहले क्या बात कर रहे थे, फिर से उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। 900 ग्राम सॉल्वेंट, 900 ग्राम सॉल्वेंट, that is water, add 180 ग्राम C6H12O6, add 58.5 ग्राम NaCl, that is 58.5 ग्राम NaCl. So delta TB is equal to KB into WB into 1000 upon MB into WA, and delta TB is equal to KB into WB into 1000 upon MB into WA. This is another point, right? So KB is fixed, WA 180 gram, C6H12O6 180 ग्राम और WA 900 ग्राम वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए ये पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आप लेबोरेटरी में करते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल यहां भी 1 है और नंबर ऑफ मोल यहां भी 1 है। आप लोग तो अपने अनुसार नंबर ऑफ मोल पार्टिकल सेम लेके चले थे, तो जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल सेम लेकर चले हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि डेल्टा TB भी सेम आएगा। ये एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, जब हमने 180 ग्राम ग्लूकोज को 900 ग्राम वाटर में डाला था और 342 ग्राम सुक्रोज को 900 ग्राम वाटर में डाला था, तो हमने पाया था दोनों में नंबर ऑफ मोल्स एक था, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही केस में सेम आ रहा था। अब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेल्टा TB 900 ग्राम वाटर में 180 ग्राम ग्लूकोज डाला और सॉल्यूशन को बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया उसको ऑब्जर्व किया थर्मामीटर के हेल्प से। फिर आपने क्या किया भाई, 900 ग्राम वाटर के अंदर ही 58.5 ग्राम NaCl डाला, राइट? और NaCl डालने के बाद फिर आपने बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो ऑब्जर्व किया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस बार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में भी सेम नहीं आया। इसका मतलब कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहां पर आया वो नॉर्मल नहीं आया, तो मैं उसको क्या कहूँ भाई, एबनॉर्मल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल है, तो क्योंकि आप सबको पता है, सब पूरे क्वेश्चन में ये तो फिक्स है, देख लो ना भाई, समझ में आगे नहीं आ गया कि इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है पूरा का पूरा मामला। पूरा का मामला तो किस पे चल रहा है? डब्ल्यूबी और एमबी के ऊपर चल रहा है पूरा मामला। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई भाई कि अगर आपका मोलर मास एबनॉर्मल है, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल है, तो शर्त यह बात है आपका किसकी वैल्यू एबनॉर्मल आ रही है यहां पर? मोलर मास। यानी मोलर मास यहां 58.5 नहीं है, 58.5 से कुछ अलग है। वापिस आ जाइए उसी टॉपिक के ऊपर। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब जितना यहां एलिवेशन हुआ था उससे ज्यादा एलिवेशन यहां होगा। और आप सबको पता है जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही मोलर मास घटेगा। यानी जितना मोलर मास आप यहां सोच के चल रहे थे 58, उससे कम ऑब्जर्व किया जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल डिसोसिएट कर रहा है। राइट, दोबारा समझिएगा इस छोटे से पॉइंट को। टॉपिक क्या था? 900 ग्राम वाटर, 900 ग्राम वाटर, 180 ग्राम ग्लूकोज, 58.5 ग्राम NaCl डाला। इस तरीके से डाला कि इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। लेकिन ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं है, जबकि हम पिछले केसेज में बराबर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक बात क्लियर हो गया, हमने पहले भी बात कर लिया है कि जहां पर एसोसिएशन होगा और जहां डिसोसिएशन होगा वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एबनॉर्मल आएगी और मोलर मास भी एबनॉर्मल आएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि यहां पर या तो एसोसिएशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन का हमें आइडिया है कि किसी भी आयोनिक सॉल्यूट को वाटर में ऐड कीजिए, पार्टिकल डिसोसिएट करेंगे। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, मोलर मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है? तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। थोड़ा पॉइंट समझिए। अगर आपका सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोसिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डायरेक्टली वेरी करती है तो वो भी बढ़ेगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली वेरी करती है तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। सभी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशन में बात की जाता। इसका मतलब कि आपका जो मोलर मास है वो एक्सपेक्टेड मोलर मास जो आप सोच रहे थे, जो एक्चुअल मोलर मास था, उसके इक्वल नहीं आएगा। क्या हो गया? और ऐसा किस केस में होगा? आपका डिसोसिएशन के केस में। यानी ये जो मोलर मास है ये आपका नॉर्मल मोलर मास से कम आ रहा है। एबनॉर्मल मोलर मास इज लेसर देन नॉर्मल मोलर मास। अब समझ लीजिए ध्यान से, तो आई राइट हियर एबनॉर्मल मोलर मास इज लेस देन नॉर्मल मोलर मास। राइट, और एग्जांपल आप NaCl का लेकर चलिए कि NaCl इन वाटर, NaCl प्लस वाटर, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि NaCl प्लस वाटर का मोलर मास 58.5 है, लेकिन वाटर में डिसोसिएट करने के बाद वो 58.5 से लेस आ गया और मान लीजिए आई राइट हियर 57 ग्राम आ गया। क्लियर हो गया? तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये सब किसकी वजह से हुआ? सब किसकी वजह से हुआ भाई? डिसोसिएशन की वजह से हुआ। क्योंकि फॉर्मूला तो क्लियर है भाई, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप कोई भी लिखिए जो आपका मन करे, 1000 राइट MB इंटू W। डेल्टा TB मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट क्लियर है? राइट, अब सीधा सा मामला है कि मोलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, मोलर मास घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी घटेगी। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए, एसोसिएशन के केस में जब पार्टिकल एसोसिएट करेंगे तो बोलिए भाई नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा। राइट, पार्टिकल जुड़ गए हैं, 2 पार्टिकल एसोसिएट होकर एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा तो फिर सीधा सा मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो मोलर मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब मोलर मास अगर किसी चीज का इंक्रीज हो गया तो ये नॉर्मल मोलर मास नहीं है, ये क्या है आपका? एबनॉर्मल मोलर मास
मास है, दिस मोलर मास इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल। तो आई राइट हियर अगेन नाउ एबनॉर्मल मोलर मास जो अब ऑब्जर्व किया गया है वो आपका ज्यादा आ रहा है किससे, नॉर्मल मोलर मास से। तो इस चीज को और सिंपल बनाने के लिए एक साइंटिस्ट वेंट हुफ, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, उन्होंने एक सिंपल रिलेशनशिप दिया कि नॉर्मल मोलर मास को आप लोग डिवाइड कर दीजिए किससे, एबनॉर्मल मोलर मास से। वो आपका वेंट हुफ फैक्टर आई, वेंट हुफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो क्लियर सा पॉइंट है भाई कि डिसोसिएशन के केस में नॉर्मल ज्यादा है और एबनॉर्मल कम है। तो इसका मतलब आई की वैल्यू, अरे भाई ये ज्यादा है नॉर्मल और ये कम है, ज्यादा को कम से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, वेंट हुफ फैक्टर। और एसोसिएशन के केस में आप सबको पता है एबनॉर्मल ज्यादा है और नॉर्मल आपका कम है। इसका मतलब वेंट हुफ फैक्टर आई की वैल्यू लेस देन 1, राइट। और अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल बराबर आ जाए तो वो तीसरा केस होगा जहां ना एसोसिएशन और ना ही डिसोसिएशन होगा। तो एक बार क्विक समराइज कर रहा हूं इस पूरे पॉइंट की। टॉपिक आपके सामने फिर से वही एबनॉर्मल मोलर मास, और उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, राइट। उसके बारे में समझ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। हायर क्लासेस तक बहुत काम आएगा ये पॉइंट, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भी समय दे रहे हैं इसको। 180 ग्राम ग्लूकोज, 900 ग्राम वाटर, 342 ग्राम सुक्रोज, 900 ग्राम वाटर, 58.5 ग्राम NaCl, 900 ग्राम वाटर। फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद डेल्टा टीवी यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया और यहाँ भी वही आया। के भी फिक्स है वाटर के लिए, बाकी सब चीज़ें फिक्स है। इसका मतलब जितना एलिवेशन यहाँ होगा उतना ही एलिवेशन यहाँ होगा, उतना ही एलिवेशन यहाँ होगा। एलिवेशन सेम, बट दिस एलिवेशन इज नॉट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड सेम। ये सेम ऑब्जर्व नहीं किया गया, ध्यान देना, ये सेम ऑब्जर्व नहीं किया गया। अब सीधा सा मामला है भाई, ऐसा क्या हुआ कि ग्लूकोज का 1 नंबर ऑफ मोल डाला उतने ही पानी में, सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल 1 डाला उतने ही पानी में, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सेम ऑब्जर्व किया। लेकिन जब 58.5 ग्राम NaCl को 900 ग्राम वाटर में डाला तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो एक्सपेरिमेंटल है, लैब में गए, 3 अलग अलग सैंपल लिया आपने 900 ग्राम वाटर के, और पहले में आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तीनों ही केस में था प्योर वाटर का, इतना डाला, ये डाल दिया, ये डाल दिया, यहाँ और यहाँ सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया, यहाँ सेम ऑब्जर्व नहीं किया। तो पहला डिफरेंस कि ये दोनों पार्टिकल ना एसोसिएट कर रहे थे वाटर में, ना डिसोसिएट कर रहे थे। प्योरली कोवलेंट कंपाउंड, neither associate nor dissociate in water molecules, right? Purely covalent compound, polar non polar, समझ रहे हो ना, उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, राइट। एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ NaCl डालने पर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ऑब्जर्व नहीं किया गया, सीधा सा मामला है, उतना नहीं किया गया। तो मैं इस फॉर्मूला खत्म करता हूँ। अब सारा मामला आ रहा है भाई कि ये जो मोलर मास है ये 58.5 नहीं है, ये इस 58.5 के अलावा कोई और, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। 58.5 ग्राम NaCl डाला है तो वो तो 58.5 ग्राम ही रहेगा, 900 ग्राम वाटर में डाला है तो उतना ही रहेगा, Kb की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिक्स है। इसका मतलब जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल है। क्यों वो एबनॉर्मल? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हुई। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल था तो मोलर मास भी नॉर्मल था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल, so molar mass is normal. When colligative property is observed abnormal, colligative property को abnormal ऑब्जर्व किया गया तो सीधा सा मतलब है भाई मोलर मास भी क्या ऑब्जर्व किया गया, कि भी एबनॉर्मल आएगा। पॉइंट इज क्लियर? ओके। तो बहुत सरल से शब्दों में आप लोग कह सकते हो कि जहां ना एसोसिएशन हो और ना डिसोसिएशन हो वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नॉर्मल आएगी और मोलर मास भी नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल या तो एसोसिएट करे या डिसोसिएट करे, उस समय
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एबनॉर्मल होगी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी एबनॉर्मल ही आएगा। एबनॉर्मल का मतलब, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एबनॉर्मल का सीधा सा मतलब है कि जितना ऑब्जर्व करते हैं जो नॉर्मल होता है उससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा। और वो दोनों अलग अलग केसेस में हमने बात किया था। हम एक बार दोबारा बात करते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कि किस में कम आएगा और किस में ज़्यादा आएगा। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो इस क्लास का जो एम था ये एक आपका सरप्लस क्लास था, एक्स्ट्रा क्लास था। इस क्लास का उद्देश्य आप लोगों को एबनॉर्मल मोलर मास के बेसिक आइडिया को समझाना था, राइट। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो आप लोगों को आकर समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एक पॉइंट क्लियर है, सर मोलर मास तो मोलर मास होता है भाई, वो भी कभी एबनॉर्मल हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि जब लेबोरेटरी में जाएंगे तभी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई मोलर मास भी एबनॉर्मल हो सकता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल आ रही थी। सेम नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के डाले और सुक्रोज के डाले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम ऑब्जर्व किया, लेकिन जब उतना ही नंबर ऑफ मोल NaCl का डाला तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना सेम ऑब्जर्व नहीं किया। इसका मतलब कि वहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो एबनॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल नहीं आ रहा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल है, इसका सीधा सा मतलब है मोलर मास एबनॉर्मल है। तो हम कल की क्लास में अब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का जो टॉपिक पढ़ा वो आपकी समझ के लिए था, दैट इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यहाँ तक की चीज़ आप लोग अच्छे से दिमाग में खूब मगजमारी कीजिए। जितना मगजमारी करोगे उतना ही टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर और ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक सेम, एबनॉर्मल मोलर मास, दैट्स ऑल।